स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक लेके चलेंगे और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी। तो दोस्तों, जो ज्योग्राफी है ये यूनानी भाषा से बना हुआ एक शब्द है और अंग्रेजी में जियोग्राफी जो होती है उसमें आप दो पार्टों में इसको तोड़ लेते हैं। एक होता है आपका जियो और दूसरा होता है आपका ग्राफी। ये दोनों यूनानी से जो शब्द है जियो और ग्राफी, इनका अर्थ अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं पृथ्वी, और जो ग्राफी होती है इसका अर्थ होता है वर्णन करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू स्टडी। अब बात आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का जो है पहला क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी शब्द का जनक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी शब्द का या ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? और अगला आता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो तीनों ही क्वेश्चन जो है वो अलग अलग रहेंगे और तीनों का नाम भी जो है वो अलग अलग ही रहेगा। अगर प्रथम बार किसी ने प्रयोग किया था उसका नाम था इरास्टोसथनीज। 294 ईसा पूर्व इस प्रयोग का सबसे पहले जो प्रयोग अगर शब्द का किया था तो इरास्टोसथनीज ने किया था। मानव भूगोल का जनक जो है वो हिकैटियस को कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। और हिकैटियस नामक ने एक पुस्तक लिखी थी जैस पेरियोडस। तो इस पुस्तक का जो है वो लेखक कौन रहेंगे? हिकैटियस रहेंगे, जिससे किसे क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेटजेल को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अगर हम बात आगे कर लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो क्या रहेगी, जिसके अंदर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर क्या चीजें पाई जाती है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा चीजें, जलवायु कैसी है, ठीक है। तो इन बातों को जो हम पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी की जो है वो अगर हम इसका वर्णन आगे लेके चले तो ज्योग्राफी को हम दो पार्टों में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्व भूगोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व भूगोल कहते हैं। और दूसरा है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी अर्थात इसकी हम हिंदी की बात करें तो किसके बारे में पढ़ते हैं? भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि भारत के अंदर किस पर कहाँ खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सी नदी बाहर निकलती है, किस प्रकार का यहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इन चीजों के बारे में, यानी जलवायु की जितनी भी चीजें आती है उसको भारतीय भूगोल के बारे में, अगर विश्व की बात करते हैं तो हम उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो अगर हम किसी की बात कर लेते हैं, पृथ्वी को क्या कहा है? एक मैप पर उकेरा गया है। और बात करें अक्षांश की तो इसको इंग्लिश में हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो देशांतर है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो बात क्या करते हैं कि देशांतर अक्षांश की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर किसी प्रकार की रेखाओं का वर्णन नहीं मिलता। केवल हमने उसको मैप पे दर्शाने के लिए कि कौन सा देश कहां पर है, उसकी लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमने लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल होता है वो होता है फॉर टाइम, यानी कि समय का मापन के लिए। और आपको आगे हम जिक्र भी करेंगे कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का जो है वो अंतर पाया जाएगा। यानी कि पृथ्वी जब 1 डिग्री को क्रॉस करती है तो वह कितना समय लेती है? तो 4 मिनट का समय लेती है। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं कि अक्षांश क्या होगी और देशांतर क्या होगी। देखिए, जैसे इसके नामांकन से पता चलता है, यानी कि क्या लिखते हैं हम इसको?
अक्षांश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अक्षांश लिखते हैं। और अक्षांश को हम अगर संधि विच्छेद कर दे, अलग अलग टुकड़ों में इसको तोड़ दे, तो हमारे सामने क्या निकल के आता है? एक तो अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है? अंश होता है। अक्ष को हम क्या कहते हैं? अक्ष को बोलते हैं स्थिति, यानी कि वह चीज कहां पर मौजूद है। और अंश को बोलते हैं कि वहां से उसकी कोणीय दूरी कितनी है। मान लो हमने एक यहां से कोई भी पॉइंट, ये सेंटर बिंदु है, अगर यहां से हम किसी भी कोण की चाप लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, मान लो कोई यहां पर चीज है और यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक वस्तु यहां पर है और एक यहां पर है, तो यहां पर जो बनने वाला कोण होगा वो अलग होगा और यहां पर बनने वाला कोण अलग होगा, और यहां पर आकर के कंप्लीट आपका कितना बन जाता है? 90 डिग्री पर बन जाता है। इस एंगल को, इस कोण को दर्शाती है आपके अंश के माध्यम से, और इसकी अवस्था को दर्शाते हैं अक्ष के माध्यम से या स्थिति के अक्ष के माध्यम से। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं? ओ एक्स, इसको बोलते हैं ओ वाई। क्लियर बात ना? तो ये क्या होती है? स्थिति को दर्शाती है, अवस्था को दर्शाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अक्षांश की। अगर अक्षांश हम किसे कहेंगे? तो अक्षांश को अगर आप राइट करना चाहते हैं तो मैं आपको राइट भी करवा देता हूं। अक्षांश क्या होती है? हम कैसे लिखेंगे कि वो काल्पनिक रेखाएं, वो काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि ये क्या वास्तव में मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि काल्पनिक होती है। यहाँ किसी प्रकार की ऐसी रेखा पृथ्वी पर नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या है? हमने कल्पना करके वो उकेरा हुआ है। तो हम बात करें वो काल्पनिक रेखाएं जो क्या होती है, या तो हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से खींची जाती है। हम ये कह सकते हैं कि वो काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये जो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब के माध्यम से अगर बात करें तो इस प्रकार से जो भी रेखाएं आपको खींची हुई नजर आएगी, वो सारी की सारी रेखाएं कौन सी रेखा कहलाती है? इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी को हमने क्या माना? पृथ्वी को हमने माना है गोलाकार। तो पृथ्वी को हमने गोलाकार मान करके उसकी आकृति को ग्लोब पर उकेर दिया। अब पृथ्वी के ऊपर की तरफ जो होती है, अगर हम बात करें, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी को हमने क्या माना? गोला मान लिया। अब कहते हैं आपने नाम पढ़ा होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं, एक बार आपने नाम भी पढ़ा होगा। वो नाम आपने जहां भी पढ़ा होगा तो आपके सामने एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा? गोलार्ध। अब गोलार्ध का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि पृथ्वी को हमने माना है गोला, इसको हमने क्या कर दिया? अर्ध कर दिया। यानी कि पृथ्वी के आधे भाग को क्या बोलेंगे बेटा? पृथ्वी के आधे भाग को क्या बोलते हैं? गोलार्ध बोलते हैं। अब ये हमारी क्या संपूर्ण पृथ्वी है। इसको अगर हम बीच में से इस प्रकार से कट करके दो पार्टों में विभाजित कर देते हैं तो बेटा ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। और नीचे वाले का जो हिस्सा ये दक्षिण में होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो अब बात समझ में आई ना कि गोलार्ध अगर आपके सामने आता है, गोलार्ध आप किसे कहेंगे? पृथ्वी के आधे भाग को हम गोलार्ध कहेंगे। और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कौन सा रहेगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो कौन सा रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे हम बात करें। तो हमने जो जिक्र किया आपके सामने, ये जो बीच में रेखा है, ये जो बीच में रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? अब इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। ये जो रेखा है, ये जो डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। पहला नाम अगर आप इसको लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है।
और इसी को अब देखो पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को संक्षिप्त अगर छोटे रूप में कहे तो भू बोला जाता है, ठीक है। और ये जो बीच है उसको बोला जाता है मध्य, उसको क्या बोला जाता है बेटा, भूमध्य। तो इस रेखा को एक और नाम क्या दे दोगे आप, इसको बोलोगे भूमध्य रेखा। क्या बोलोगे, भूमध्य रेखा, ठीक है। और यहां से क्या होता है, क्लाइमेट का चेंज होता है, अक्षांश रेखाओं पर क्या होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा। और इसी रेखा को क्या होती है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो परिक्रमा करती है तो वह क्या करती है, 90 डिग्री के 4 एंगल पर क्रॉस करके वो क्या करती है, 360 डिग्री का जो है वो कोण पूरा कर लेती है। और इस लाइन को 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। और हिंदी के इन शब्दों के साथ साथ अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इक्वेटर लाइन। ई अर्थात क्या होता है, ई का अर्थ यानी कि अर्थ मतलब पृथ्वी, और जो क्वार्टर होता है उसका अर्थ क्या होता है, आधा भाग। यानी कि पृथ्वी को जो आधे आधे 2 भागों में विभाजित होती है उस रेखा को 0 डिग्री, भूमध्य, विषुवतीय, 360 डिग्री, या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इक्वेटर लाइन कहेंगे। तो ये आपका जो है वो भूमध्य रेखा से। अब देखो आपने पढ़ा होगा बेटा कर्क रेखा के बारे में, ठीक है ना, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, आर्कटिक के बारे में, किसके बारे में, आर्कटिक के बारे में, और इसके साथ साथ एक रेखा है अंटार्कटिका रेखा। तो इनका भी हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप से, अगर क्वेश्चनों की बात मैं करूं तो क्योंकि अभी आपके एग्जाम जो है वो जल्दी होने वाले हैं, तो उसके लिए ज्यादा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इसलिए हम आपको बेसिक चीजें के साथ साथ इंपोर्टेंट चीजें आपको जो है वो बताते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है ज्योग्राफी के इस पार्ट से, वो क्या पूछा जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। यानी कि कुल अक्षांश जो होती है बेटा वो 3 टाइप से होती है, 181, 180 या फिर 179। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बार को हम क्या है 181 भी बोले, 180 भी बोले और 179 भी बोले। बेटा इसका कारण अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई भी चीजें तथ्यों पर आधारित होती है। क्यों, कब और कैसे, अगर कोई चीज का जवाब देती है तो वो क्या होती है, साइंस होती है, और ज्योग्राफी भी क्या है, एक साइंस ही है। अब इस चीज के बारे में हम जिक्र करें कुल अक्षांश में, तो बेटा इसको हम क्या है, अब इसको ज्योग्राफी के आधार पर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी आधार पर कैसे पढ़ेंगे, देखो बेटा ये जो आपकी 0 डिग्री रेखा थी, इस रेखा की अगर हम बात करें तो यहां से जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपके जो होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है। और बेटा यहाँ पर भी अगर बात करें तो 90 डिग्री का एंगल जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो होती है इसको बेटा इंग्लिश में तो बोला जाता है पोल, और हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ बोला जाता है पोल, ध्रुव, और यहाँ पर भी क्या बोला जाता है, पोल और ध्रुव। अब देखो बेटा जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध की बात की थी, दक्षिणी गोलार्ध की, वैसे ही इसको तो हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे बेटा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, 181 मैंने लिखा है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर 90 का बात करें और नीचे की 90 की बात करें, अगर इनको दोनों को प्लस कर देते हैं तो बेटा कितनी बन जाती है, 180 हो जाता है। हमने छोड़ दिया किसको, इस 0 डिग्री को, क्यों, क्योंकि 1 से शुरू होकर के 90, 1 से शुरू होकर के 90, तो 0 डिग्री हमारी जो है वो छूट चुकी थी, इसलिए हमने उसको इंक्लूड करके +1 कर दिया, तो बेटा कितनी होगी, 181, ठीक है। ये तो है आपका वर्ड ये कि 181 कैसे हुई। अब बात कर रहे थे 180 की। अब मैं यहां से हटा दूं, कुछ बच्चे तो ऐसे समझ जाएंगे कि क्यों मैंने 180 लिखा, फिर भी जिनको समझ में नहीं आया तो बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा कि हमने 0 डिग्री भूमध्य रेखा को जो है वो छोड़ दिया है, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो भूमध्य रेखा को छोड़ देता है और वो क्या करता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या ना तो 181 डालता ना वो 179 डालता, वो कितना छोड़ देता है, 180 छोड़ देता है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने क्यों ऐसा लिखा कि उसको 180 लिखना पड़ा। तो आप एकदम से समझ जाना, उसने भूमध्य रेखा को जो है वो छोड़ करके उसकी संख्याओं की जो है गिनती स्टार्ट की है। तो अभी 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रहा था 179 की। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ वो क्या कहता है, यदि ध्रुवों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रेखा नहीं होती बल्कि क्या होता है, बिंदु के समान होता है, इसलिए यहाँ से दो ध्रुव यानी कि एक तो नॉर्थ पोल को और दूसरा साउथ पोल को वो क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो 181 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलता है बेटा, 179 मिलता है। तो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। 181 हमने क्यों लिया, 179 क्यों लिया और 179 क्यों लिया। अगर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज को, 181 जिसमें हम भूमध्य रेखा को इंक्लूड कर लेते हैं, 180 भूमध्य रेखा को छोड़ देते हैं, 179 ध्रुवों को छोड़ करके बाकी रेखाओं को इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए 179 बनता है। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भूमध्य रेखा के साथ साथ अगर बात करें तो कहता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा, अगर आपसे जिक्र करता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखाएं कौन सी है, तो बेटा आप एक ही जिक्र करोगे कि भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, अगर भूमध्य नहीं आता बेटा तो आपको बताया है कि विषुवतीय रेखा सबसे लंबी रेखा है। अगर ये नहीं आता तो वो 360 डिग्री डाल दे तो भी क्या कहेंगे बेटा, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगर वो इंग्लिश में डाल देता है तो भी आप कह देना आने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से किया हुआ है। तो आप क्या कहोगे, भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा, 360 डिग्री या बात करें इक्वेटर लाइन की, तो तीनों ही रेखाओं को हम एक ही नाम दे देते हैं, क्या, या तो भूमध्य, विषुवतीय और 360 या फिर इक्वेटर लाइन। और वो बेटा कौन सी लाइन थी, आपको पहले भी जिक्र किया था, ये बीच वाली जो लाइन है बेटा, क्यों है, क्योंकि बीच में स्पेस ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि ऊपर की तरफ जो है वो कम स्पेस और नीचे की तरफ ज्यादा स्पेस है, इसलिए यहाँ पर स्पेस ज्यादा होगा। तो लंबी कौन सी होगी बेटा, यही रहेगी। क्लियर बात ना। अब देखो हमने क्या कहा, इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो ये अगर आपसे पूछा कई बार बेटा वो क्या पूछ लेता है, इसकी लंबाई पूछ लेता है। क्या बेटा, क्या पूछ लेता है, लंबाई पूछ लेता है। तो आपको फटाक से एकदम से जवाब क्या देना पड़ेगा, आप क्या कहोगे कि 40,076 किलोमीटर है भाई। पूछ ले, कुछ भी पूछो आपके सामने रहेगा। तो आप क्या बताओगे कि 40,076 किलोमीटर जो है वो भूमध्य रेखा की लंबाई है। अगर कहोगे सबसे लंबी अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी है, नाम भी ना दे, तो भी आप क्या कहोगे 40,076 किलोमीटर उसकी क्या है, कुल लंबाई है। ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्यस्थ, क्या पूछेगा बेटा, दो अक्षांश रेखाओं के मध्यस्थ दूरी कितनी होती है, दूरी कितनी होती है। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आपको क्या करना है, दो तरीके से आ जाता है। एक तो पॉइंटों में देता है, अगर पॉइंटों में देता तो बेटा 111.13 किलोमीटर कर दोगे। कितना कर दोगे, 111.13 किलोमीटर कर दोगे। और बेटा डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो 111 किलोमीटर कर दोगे। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो चीजें हैं ये दूरी एक समान रहेगी, ना तो दूरी घटेगी और ना ही दूरी बढ़ेगी। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इस तरीके समझ लीजिएगा, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपसे एक डेफिनेशन और पूछ ली जाती है कि अक्षांश रेखाओं की जो हमने बात की थी, अगर ये भी कह देना कि भूमध्य रेखा के समानांतर कोई अगर रेखा खींची जाए तो वह रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, तो आपके एकदम से ये जवाब होना चाहिए कि वो कौन सी रेखा कहलाएगी, वो हमेशा अक्षांश रेखा ही कहलाएगी, वो बदलेगी नहीं। और जब तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से जो चीजें, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जितनी भी रेखाएं आपको मिलेगी ना, ये मत सोचना कि पश्चिम यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब ये रहेगी यहाँ से जितनी डायरेक्शन में जाएगी ना टोटली वो सारी की सारी क्या रहेगी बेटा, पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी। ठीक है, चलिएगा। अब जैसे मान लो 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर आए, हम फिर 2 डिग्री पे आए, यानी कि जैसे जैसे हम आए 1 पे आए तो भी 111 किलोमीटर, ऊपर गए तो भी 111 किलोमीटर, अगर आप ऊपर जाते रहोगे तो 111 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल
एक समान रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। क्लियर बात ना? चलिएगा आगे बढ़ देते हैं। चलिएगा आगे क्या आपका क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना, अक्षांश रेखाओं की, जैसे समित संख्या की बात हमने की, अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है वो हमने बात की। तो इन चीजों के साथ साथ आपको है ना ज्यादा नोट भी करते रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी देशांतर रेखाओं की। अब बात कर लेते हैं बेटा देशांतर रेखाओं की। इसको थोड़ा सा आपको बेसिक से और अच्छे से समझना पड़ेगा। अब वो क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी बेटा, देश, और अगर इसका बात करें तो अंतर। अब बेटा आपको ये शब्द लिखा जो दिख रहा है कि देशांतर, यानी कि देश के बीच अंतर, किस बात का अंतर बेटा? तो आपको ये समझना पड़ेगा इसके अंदर किसका अंतर, कि हर देश के अंदर एक चेंज है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाती है वैसे ही अंतर बढ़ता चला जाता है, यानी कि टाइम का अंतर। किसका अंतर बेटा? समय का अंतर। किसका अंतर? समय का अंतर। और एक बात और बता देता हूं बेटा, जो देशांतर रेखाएं होती है ना, उसको एक अन्य नाम भी दिया गया है। उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये समय के मान को बताती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समय मानक रेखा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? समय मानक रेखा हम इसे कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? चलिएगा अब देखो, अब ये जो हमने क्या कहा था कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है, क्षैतिज रूप से खींची जाती है। तो अक्षांश रेखाओं का हमने जब जिक्र किया तो क्षैतिज बताया था। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो बेटा देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाएगी? तो देशांतर रेखाएं ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका नॉर्थ, यहाँ पे है आपका साउथ, जो इस प्रकार से खींची जाती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। हम ऐसे हमने क्या जिक्र किया था कि इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है ना? अब पोल में कोई क्या होती है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ मिलाती है, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ मिलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि लंबवत खींची जाती है। कैसे खींची जाती है? लंबवत खींची जाती है। वह रेखा कौन सी रेखा कहलाती है बेटा? तो उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ या कहीं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ठीक है, और बेटा एक चीज और बता देता हूं, दो अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है बेटा? एक वृत्त का निर्माण करती है। वो कैसे करती है बेटा? मैं इस बात से समझ लो या फिर ऐसे करके देख लो। ये किस प्रकार से खींची जाती है? ये इस प्रकार से आती है बेटा, इस प्रकार से एक, और बेटा ये क्या आ गई, दो। क्लियर बात? तो ये क्या करती है, तो वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है बेटा, और अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे ना कि कौन सी रेखा जो वृत्त का निर्माण करती है, तो देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण करती है। क्लियर बात? अगर मैं इसके बीच की स्पेस की बात कर लेता हूं बेटा, इसके बीच की स्पेस की मैं बात करूं तो इसके बीच के स्पेस की मैं बात कर लेता हूं, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गोरे कहा जाता है। समझ गए बेटा? अगर वो कहेगा ना कि दो देशांतर रेखाओं के मध्यस्थ दूरी को क्या कहते हैं, या मध्यस्थ स्थान को क्या कहते हैं, तो बेटा एकदम से झपक से जवाब देना, गोरे कहा जाता है। तो बेटा क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। आई होप सो कितना आपको समझ में आ गया होगा ना? चलिए चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को ना आपने छोड़ना नहीं है, बिल्कुल रख के चलना है। कोई चीज ऐसी ना रह जाए जिसमें आपको पेपर में से वापस आना पड़े और आपको कोई चीजें ऐसी लगे। ठीक है ना बेटा? कोई भी चीज ऐसी नहीं बचनी चाहिए हमारे पास कि पेपर में आए और हम उस चीज का आंसर ना दे पाए। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। वही क्वेश्चन आता है कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूं। ये जो आंसर आएगा, कुल देशांतर रेखाओं की बेटा संख्या जो होती है वो 360 होती है। ठीक है ना? कितनी होती है बेटा? 360 होती है। चलिए आपको क्लियर करके बता देते हैं। ये जो रेखा है आपकी, ठीक है,
इसको हम इस तरफ से जो आते हैं उसको हम पश्चिमी देश बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी। और यहाँ से जो कंट्रीज के देश आते हैं उनके हम पूर्वी कंट्रीज यानी ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। क्लियर बात, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो टोटल स्पेस रहेगा ये कितना रहता है बेटा, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। और ये भी कितना बनता है बेटा, 180 ही बनता है, ठीक है। तो हमने 360 लिखा, आप समझ जाइएगा 180 डिग्री क्या है, पूर्वी और आगे बात करें 180 डिग्री किसकी तरफ, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो आपकी टोटल कितनी हो जाती है बेटा, 360 डिग्री हो जाती है। इज दैट क्लियर ना। और हाँ, अगर जब हम टाइम जोन की बात करते हैं ना, इस तरफ के जो पूर्वी कंट्रीज कहलाएंगे उसके आगे प्लस का निशान लगेगा कि ये क्या है, यानी कि हमारा सिस्टम क्या होता है कि जब हम यानी कि इस तरफ आते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, तो जब हम 2 दिन का समय व्यतीत करते हैं, तय करते हैं, तो 1 दिन काउंट होता है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो जब हम 1 दिन चलते हैं तो कितना दिन काउंट होता है बेटा, 2 दिन का काउंट होता है। ऐसा इसलिए गूगल मीटर में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समय के बीच किसी प्रकार का डिफरेंस पैदा ना हो, सबका समय जो है अंतराल एक समय के अनुसार चलता रहे। और मैंने अभी जो जिक्र किया यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या है, 12 बजे का एक समय रख दिया, ठीक है, 12 बजे का हमने क्या रख दिया, समय रख दिया। अगर इस तरफ जाएंगे, अगर मान लो कितना जाएंगे उस पर डिपेंड करता है, मान लो हम क्या गए, 1 डिग्री ही गए। और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बताया था कि 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होगा। यानी कि जब पृथ्वी 1 डिग्री क्रॉस करती है तो उस समय कितना तय करेगी, 4 मिनट का समय तय करती है। यानी कि वो 1 डिग्री पर जाती है तो यहाँ पर क्या बजे हैं बेटा, 12 बजे। और जब 1 मिनट के अंदर 4 चलती है तो 0 4 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी कि अगर प्लस करोगे तो कितना समय जाएगा, 12:04 का जो है वो समय हो जाता है। अब 12:04 बेटा तो इस तरफ होगा तो प्लस लग जाएगा, अगर यही डिग्री इस तरफ होती तो कितना हो जाता, 12:04, लेकिन क्या होता, माइनस होता। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा की जो रेखा है, जीएमटी जो लाइन है, ग्रीनविच रेखा की जो लाइन है, वहां से हम क्या है, आगे है। प्लस का अर्थ होता है कि वहां से आगे है, और माइनस का अर्थ होता है कि वहां से समय से हम थोड़ा सा पीछे है, इसलिए माइनस का निशान लगता है। और आगे आपको पता है जब कोई चीज आगे बढ़ती है, किसी चीज में हम इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके आगे प्लस पॉजिटिव का चिन्ह है। और जिसमें हम किसी चीज को घटाते हैं या पीछे होते हैं तो नेगेटिव का मार्क्स वहां पर यूज होता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आई होगी। और अभी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ साथ, जिस चीज की मैं बात करूँ वो चीज क्या रहेगी। हमने क्या कहा था कि जो 360 डिग्री है, ठीक है। अब हमने बात किसके साथ समय की कि 1 डिग्री पर 4 मिनट कैसे होगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब जो पृथ्वी होती है वह 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे में एक कोण को क्रॉस करती है। और कितना कोण क्रॉस होता है उसे, 360 डिग्री क्रॉस होता है। अब 360 डिग्री जो क्रॉस होगा, यानी कि इसे अब 24 घंटे, हमने तो घंटे मान रखे हैं ना, लेकिन वास्तव में घंटे को हम क्या बोलते हैं, जोन भी बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी 24 जोन को क्रॉस जब करती है तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है। अब देखो 360 डिग्री का कंप्लीट करेगी। अब देखो 360 डिवाइड बाय 24, अब 1 आवर का निकलेगा आपके सामने, यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बात, यानी कि 1 घंटे में कितना चली, 15 डिग्री चली। अगर 15 डिग्री, अगर 1 डिग्री का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 आवर है, 1 आवर में मिनट कितनी होती है, 60 होती है। क्लियर बात, तो हम क्या कर देंगे, 60/15 कर देंगे ना, क्योंकि 1 डिग्री निकालनी है हमें। 1 15 एकम 15, 1 डिग्री 15 चौकी 60, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 4 मिनट होगी ना। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होगी बेटा, 4 मिनट हो जाती है। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ जाए ना कि हमने क्या करना है, टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप अगर मान लो 12 बजे, ठीक है, और आपने समझ लिया कि 12:48 का समय है, क्लियर बात ना। तो ये जो मिनट है बेटा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना,
तो वहां पर आपकी क्या आ जाएगी बेटा, डिग्री निकल के आ जाएगी। और इसको अप्लाई करके देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये रूल समझ लो टाइम जोन का कंप्लीट सिस्टम, कभी भी आप जो है डिग्री में या टाइम जोन के अंदर कभी नहीं फंसोगे। क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो भारत के साथ में बात करूं समय की, जैसे मैं भारत की बात कर लेता हूं। अब आपको पता है कि हम 12 बजे अगर जीएमटी का टाइम है, यानी कि मैं पहले जीएमटी को आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, यानी कि ये क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है और यह है लंदन के अंदर। क्लियर बेटा। जो लंदन में टाइम जोन है आपका, उसे हम ग्रीनविच यानी कि विश्व के समय का निर्धारण जहां से होता है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। और ये कहां पे है, लंदन को। और हमारे जो इंडिया की बात करें तो इसको बोला जाता है आईएसटी, यानी कि हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हम बात कर देते हैं। तो बेटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो भारत का मानक समय और ये है विश्व का मानक समय। यहाँ पर जैसे 12 बजे हुए और आप समझिए, मैं आपको दोनों चीजों को क्लियर करके बताता हूं कि हम जो है वो 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे हैं। किससे आगे हैं, ग्रीनविच से आगे। ये बात क्लियर। अब देखो 5.5 घंटे मैंने आपको क्या कहा कि आप जो है वो उसमें इंक्लूड करके कैसे करोगे। अब देखो 5 और 12 कितना बच गया बेटा, 17 और कितने हैं आगे, 30 मिनट। क्लियर बात ना। अब देखो अब हमें निकालनी है डिग्री। अब इतने घंटों में कितना निकलेगा, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा मानक समय 82.5 डिग्री से लिया जाता है और यह जो स्थान है वो मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है, यानी कि वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है और ये इलाहाबाद के नजदीक बेटा पड़ता है। इलाहाबाद कहां पड़ता है बेटा, इलाहाबाद के नजदीक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो शहर है वहां से आपकी समय मानक रेखाएं जो है वो ली गई। अब क्यों ली गई है उसका भी मैं कारण बता देता हूं। देखो भारत जो होता है, भारत की जो टाइमिंग जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो 68 डिग्री से शुरू हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट जो आपका गुजरात के अंदर जो लाता है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, अगर आप इसके समय को अगर कन्वर्ट करते हो 68 को तो 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 272 मिनट आपके निकल गए। अब देखो अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो 97 डिग्री 25 मिनट से बेटा, 25 मिनट से। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 4 7 28, 4 9 36 और 2 38। तो बेटा इसको छोड़ दो एक बार दोनों चीजों को। क्लियर बात है। अब देखो अगर हम 388 में से 272 को माइनस करते हैं तो 6 1 1 यानी कि 116 मिनट निकल के आती है। और कुछ टाइम के लिए चीजें इंक्लूड कर लो, यानी कि आप मान के चल रही हो कि 220 ही मान लो। ठीक है ना, सॉरी 120, सॉरी 120 और 120 को आप मिनटों से डिवाइड कर दो 60 से, 6 दूनी 12। तो बेटा अगर इस बात से करते तो कितने घंटे का अंतर हो जाता, 2 घंटे का अंतर हो जाता। अरुणाचल प्रदेश वाले लोग पहले आते, हम बाद में, वो बाद में आते, हम पहले चले जाते। तो ये चीजों का क्या है, इनबैलेंस हो जाता। और इनबैलेंस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों टाइम जोन के अकॉर्डिंग दोनों की जो डिग्रियां हैं उनको जोड़ दिया गया। कैसे, यानी कि इसमें क्या कर दिया गया, 360 जो थी, ठीक है 360 जो थी उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कैसे किया गया, यानी कि 68 डिग्री और 97 डिग्री दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। 8 7 15, 9 6 15 और 1 16। अब क्या था, दोनों का कॉम्बिनेशन करना था ना, दोनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा आपका कितना निकल के आया, 82.5 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या कहा कि हमने 82.5 को निकाल लिया। अब हमने क्या कहा था कि अगर आपको समय दिया गया हो तो डिग्री निकालने तो कैसे निकालोगे। मान लो मैंने क्या कहा था, 12:48 का जिक्र किया था ना, 12:48। अब 48 मिनट में डिग्री देखनी पड़ेगी। 48 को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो वहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, वो 12 डिग्री पर है। वो देख कितने डिग्री पर रहेगा, 12 डिग्री पर रहेगा। क्लियर बात ना।
चलिए ये क्वेश्चन है ना बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और इन चीजों को आपको छोड़ना नहीं होता, इन चीजों को आपको चलना होता है। इन चीजों को साथ में मतलब लेके चलोगे ना, तभी जाकर के आपकी जो है वो चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं आगे चीजों की। तो इन चीजों के साथ है ना आपको मतलब हर लेवल को, हर पेपर को क्लियर करना है, तो हर चीज को आपको बेसिक से समझना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ेगा। और अगर कोई चीजें आगे है तो हम कल जो चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, वो होगा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसे रहेगी। क्लियर बात। अब देखो, अब आज जो हमारा कुछ बचता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। फिर पूछा जाता है देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है। तो बेटा एक चीज याद रखना, 40,076 जो आपकी भूमध्य रेखा की लंबाई थी ना बेटा, उसको 360 से डिवाइड कर दो, आपको 111.32 किलोमीटर निकल के आएगा। तो ये दो देशांतर रेखाओं के मध्यस्थ की दूरी आपको मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, यह दूरी केवल भूमध्य रेखा पर है बेटा। कहां पर है? भूमध्य रेखा पर है, और हर जगह एक जैसी दूरी नहीं है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते हैं ना बेटा, ये जो ध्रुव है आपके, जब ध्रुवों पर चलते हैं तो ये दूरी जो है वो कम होती चली जाती है, और यहाँ पर क्या आ जाती है बेटा, एक बिंदु के समान आपको नजर आती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कहां पर देशांतर रेखाओं की जो है दूरी वो सबसे कम होती है। तो बेटा ध्रुवों पर होती है, ये बात याद रखना। कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है। तो इसी के साथ बेटा आज का इतना मैटर आप जो है वो एक बार कर लेना। वीडियो को है ना बेटा इतना शेयर, इतना लाइक कर देना कि आप लोगों को मजा आया कि पढ़ने में। ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ से हमारा अगला चैप्टर जो मैंने कहा कि भारत की भूगोल स्थिति हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।